हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल व्यास फ्रॉम PSC अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ये है पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास। आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जब विभिन्न कालक्रम घटनाओं की हम चर्चा करते हैं तो हम इसी टॉपिक में सभी चीज़ें डिस्कस करते हैं। आपके सिलेबस में भूवैज्ञानिक समय सारणी के नाम से एक टॉपिक दिया गया है, यह वही है और इसे भूवैज्ञानिक काल मापक्रम तालिका के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसको उसी से जोड़ के रखिएगा, कन्फ्यूजन जरा भी नहीं रखिएगा अपने। अब यहाँ पर हम आगे इस पर चर्चा करें और स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले जब हम पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में चर्चा करें तो आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष पूर्व है, यानी कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। और उसी पृथ्वी की उत्पत्ति के अनेक जो है संकल्पनाओं के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जो है पृथ्वी पर होने वाली विभिन्न जो घटनाएं हैं, भूगर्भिक घटनाएं, वो कब कब कौन कौन सी अलग अलग कालों में हुई हैं, उसी के बारे में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। अगर हम पृथ्वी की आयु के बारे में अगर बात करें कि पृथ्वी की आयु जो है किस प्रकार से हम निकालते हैं, तो पृथ्वी पर मौजूद रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय जो तत्व हैं, जैसे कि यूरेनियम, रेडियम इत्यादि जो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, उनके उनका उपयोग करके हम जो है पृथ्वी की आयु को निकालते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की आयु की गणना जो है हम इन्हीं रेडियो सक्रिय तत्वों का यूज करके करते हैं। अब यहाँ पर हम जब भूवैज्ञानिक जो है इतिहास के बारे में चर्चा करें पृथ्वी के, तो यहाँ पर सबसे पहले जो एक वैज्ञानिक हुए हैं, फ्रांस के ये विद्वान थे। इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी के भूवैज्ञानिक जो है या फिर हम कहें भूगर्भिक इतिहास के बारे में सर्वप्रथम प्रयास किया था। इन्होंने हमारे सामने कुछ भूवैज्ञानिक साक्ष्य जो है प्रस्तुत किए थे, ताकि हमें जो है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है। तो सर्वप्रथम इन्हीं वैज्ञानिक कास्ते द बफन, इन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किया था। अब यहाँ पर जब हम यह बात करें कि आखिर पृथ्वी का इतिहास क्या है, तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को हम विभिन्न कालक्रमों में डिवाइड करके देखते हैं। जब हम पृथ्वी के इतिहास को सबसे बड़े पोर्शन में डिवाइड करते हैं तो उसका नाम है कल्प, यानी कि हमने पृथ्वी के इतिहास को कल्प एरा में जो है विभाजित किया है। और ये जो कई कल्प होते हैं, ठीक है, कई कल्पों को भी हम जो है युगों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि कई युग मिलकर एक कल्प का निर्माण करते हैं और कई कल्पों के माध्यम से जब कई कल्प जुड़ जाते हैं तो पृथ्वी का इतिहास हम उसको उसमें पढ़ते हैं। अब कई युगों को भी हम क्या करते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से इतिहास को पढ़ने के लिए हम क्या कर देते हैं, शक यानी कि पीरियड में डिवाइड कर देते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि पृथ्वी के इतिहास को हमने पढ़ने के लिए पहले सबसे बड़े जो है युगों को हमने क्या कल्प में डिवाइड किया, फिर कई कल्पों को युगों में डिवाइड किया और युगों को भी हमने शक में डिवाइड कर दिया। अब इन्हीं कल्पों के बारे में, कालों के बारे में हम जो है चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम आता है आदिकल्प। आदिकल्प सबसे पुरानी स्टार्टिंग है जब हमारे पृथ्वी पर जो है कुछ घटनाएं होने स्टार्ट हुई थी। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जो सर्वप्रथम घटनाएं घटित होना स्टार्ट हुई उसको हमने आदिकल्प में रखा है। आदिकल्प टू टाइप्स का होता है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है आर्कियन काल और दूसरा है प्री कैम्ब्रियन काल। अब इन कालों में, दोनों ही कालों में क्या क्या घटनाएं हुई हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब हम आर्कियन काल को देखें तो आर्कियन काल में हमारे पृथ्वी पर शैलों का, जीवाश्म का पूर्णतः अभाव था। सबसे पहले जब आपको ज्ञात होगा कि हमारे पृथ्वी पर स्टार्टिंग में जो हमारे पृथ्वी जो है आग का गोला थी, तो वहां पर काफी गर्म पृथ्वी थी। तो इस वजह से यहाँ पर क्या थी कि आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ, या फिर हम कहें कि जो प्राथमिक चट्टानें बनी थी उसमें जीवाश्मों का अभाव था, क्योंकि पृथ्वी जो थी वो काफी गर्म थी, इसलिए यहाँ पर पूर्णतः जो अभाव हमें शैलों का मिलता है। ठीक है, इसके बाद इसलिए यहाँ पर जीवाश्मों का जो पूर्णतः अभाव रहा इस आर्कियन काल में, इसलिए इसे प्रागजैविक काल भी कहते हैं। इसके बाद इसी समय आर्कियन काल में पृथ्वी पर की जो चट्टानें थी उसमें ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता हमें जो है देखने को मिलती है। इसी ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता होने की वजह से यहाँ पर हमारी पृथ्वी की चट्टानों में सोना इत्यादि जो खनिज तत्व जो है वो पाए जाते हैं। फिर इसी आर्कियन काल में कनाडियन और फेनास्केंडिया जो शील्ड
वह निर्मित हुए थे। ये आपको यूरोप में मिलेंगे। शिल्ड क्या होते हैं, कुछ पठारी इलाके होते हैं जिनको हम स्पेशली शिल्ड पुकारते हैं। तो कनाडियन और फेना स्केंडिया जो शिल्ड है, इसी काल में, आर्कियन काल में जो हमारी पृथ्वी पर उनका निर्माण हुआ था। अब नेक्स्ट हम जब प्री कैम्ब्रियन काल की चर्चा करें, तो प्री कैम्ब्रियन काल में होने वाली जो कुछ घटनाएं थी वह क्या क्या थी। तो यहाँ पर सर्वप्रथम ऋण विहीन जीव का प्रादुर्भाव हुआ था। यानी कि सबसे पहले हमारी पृथ्वी पर ऋण विहीन जो जीव हुए, जिनकी हड्डियां नहीं थी, ठीक है, उनका यहाँ पर सबसे पहले प्रादुर्भाव कौन से काल में हुआ था, तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। इसी समय गर्म सागरों में मुख्यतः नर्म त्वचा वाले ऋण विहीन जीव का प्रादुर्भाव हुआ। अब इसी समय जब गर्म थी हमारी पृथ्वी, तो उस समय जो सागर थे उनका भी जो जल था वह भी क्या था, गर्म था। तो यहाँ पर जब गर्म सागर थे तो उस समय जो नर्म त्वचा वाले जो ऋण विहीन जीव था उनका यहाँ पर उत्पत्ति उनकी होना स्टार्ट हो गई थी प्री कैम्ब्रियन काल में। अब प्री कैम्ब्रियन काल में एक और प्रमुख फैक्ट है, वह यह है कि भारत में प्री कैम्ब्रियन काल में ही अरावली पर्वत जो श्रृंखला है हमारी भारत की, या फिर हम कहें कि सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला है पूरे वर्ल्ड में, वह कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला, क्योंकि वह प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित हुई थी। इसी प्रकार भारत में जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानों का निर्माण भी इसी समय में हुआ था। जो आपको कर्नाटक वाले इलाके में धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वह मिलती हैं, तो उनका भी निर्माण इसी प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे पूराजीवी महाकल्प के बारे में। अब फर्स्ट हो गया आर्कियन काल और प्री कैम्ब्रियन काल। अब पुराजीवी महाकल्प को हम कहते हैं प्राथमिक युग, ठीक है, ये याद रखिएगा कि इसे हम प्राथमिक युग भी कहते हैं, पुराजीवी महाकल्प को। अब पुराजीवी महाकल्प को जो हम पढ़ते हैं तो इसको अनेक जो है डिवाइडेशन में पढ़ते हैं। पुराजीवी महाकल्प को यहाँ पर 6 भागों में बांटा गया है। 6 भाग कौन कौन से हैं, तो कैम्ब्रियन काल हो गया, सिल्यूरियन काल हो गया, कार्बोनिक फेरस काल हो गया, फिर पर्मियन काल हो गया, फिर आर्डोविशियन काल हो गया, और एक और है डिवोनियन काल। तो इन 6 भागों में हम पुराजीवी महाकल्प, जिसे हम प्राथमिक युग भी कहते हैं, उसको यहाँ पर हमने 6 भागों में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। अब इन 6 भागों में या 6 कालों में क्या क्या घटनाएं हुए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब हम कैम्ब्रियन काल के बारे में देखें, तो कैम्ब्रियन काल में हमारे अर्थ पर सबसे पहले जो प्राचीनतम अवसादी शेलें थी, यानी कि जो शेलों का, चट्टानों का एक प्रकार होता है अवसादी शेलों, उनका निर्माण जो है सबसे पहले, जो प्राचीनतम अवसाद शेलें थी उनका निर्माण कब हुआ, तो कैम्ब्रियन काल में हुआ। इसके बाद प्रमुख फैक्ट है कि भारत में, हमारे भारत में विंध्याचल पर्वतमाला जो एमपी में है, और विंध्याचल पर्वतमाला का जो निर्माण है वह भी किस काल में हुआ, तो कैम्ब्रियन काल में ही उसका निर्माण हुआ है। इसके बाद सर्वप्रथम इसी काल में वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति, ठीक है, वनस्पति और जीवों की उत्पत्ति सबसे पहले किस काल में हुई, तो कैम्ब्रियन काल में हमारे अर्थ पर हुई। परंतु इसमें जो जीव उत्पन्न हुए थे वो कैसे थे, तो वे ऋण विहीन थे, ठीक है। और यहाँ पर हम जीवों की बात करें तो वह कहाँ पर है, अभी इस काल में समुद्र के उसमें उत्पत्ति हुई है, ठीक है, वह अभी तक स्थल पर नहीं पहुंचे। और कौन से वाले जीव उत्पन्न हुए, तो ऋण विहीन जो जीवों की यहाँ पर इस काल में उत्पत्ति हो चुकी थी। इसी समय जो है, इसी काल में समुद्रों में घास की उत्पत्ति होना भी स्टार्ट हो गई थी। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट काल की बात करें तो आर्डोविशियन काल। इस काल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है वह भी हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट है कि समुद्र के विस्तार ने उत्तरी अमेरिका का आधा भाग डुबो दिया। अब जब आर्डोविशियन काल आता है तो उसमें क्या होता है कि हमारी अर्थ पर समुद्र क्या होता है, फैलने लग जाता है, विस्तार करने लग जाता है, और इसकी वजह से उत्तरी अमेरिका का कुछ भाग, आधा भाग हम कहें तो वो क्या हो गया, उस समुद्र में डूब गया इस आर्डोविशियन काल में। इसके बाद हुआ कि पूर्वी अमेरिका टेक्टोनियन पर्वत निर्माणकारी गतिविधियों से प्रभावित हुआ, ठीक है। पूर्वी अमेरिका जो इलाका है वह इस टेक टेकोनियन जो पर्वत निर्माणकारी गतिविधियां हुई, यानी कि यहाँ पर इस समय आर्डोविशियन काल में इस इलाके में, पूर्वी अमेरिका वाले क्षेत्र में यहाँ पर कुछ भूगर्भिक हलचलें हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर टेकोनियन पर्वत जो है निर्माणकारी गतिविधियां स्टार्ट हुई थी, वहां पर वो प्रभावित हुआ था पूर्वी अमेरिका, ठीक है। तो उस इलाके में भूगर्भिक हलचलें स्टार्ट हो चुकी थी, यानी कि हम कहें कि जो प्लेटों का खिसकने की घटना या फिर प्लेटों में कुछ मूवमेंट होना इस काल में स्टार्ट हो गया था। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि वनस्पतियों का विस्तार इस
काल में होना स्टार्ट हुआ, वह बढ़ने लगी और फैलने लगी। और समुद्र में रेंगने वाले जो जीव हैं, ठीक है, जो रेंग रेंग कर चलते हैं समुद्र में, उनकी जो है यहाँ पर इस काल में उत्पत्ति होने लग गई। अब इस समय स्थल भाग जो था अभी भी जीव विहीन ही था, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इस काल में देखा तो वहां पर अभी तक क्या रहा कि जीवों की उत्पत्ति स्थल भाग पर नहीं हुई है। अब नेक्स्ट जब हम सिल्यूरियन काल की बात करें तो सिल्यूरियन काल में क्या प्रमुख घटनाएं इस काल में घटित हुई थी। सबसे पहले इसमें प्रमुख है कि ऋण वाले जो जीवों हैं, ठीक है, जिनके हड्डियां हैं, यानी कि हम ऋण की हड्डी की कहें तो ऋण की हड्डी में जो जीव उत्पन्न हुए वो सर्वप्रथम इस काल में उनकी उत्पत्ति होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, ऋण विहीन का मतलब क्या होता है, जिनके ऋण की हड्डी नहीं होती है और जिनके ऋण वाली हड्डी होती है उनको क्या कहते हैं, ऋण वाले जीव। ठीक है, तो ऋण वाले जीवों का सर्वप्रथम उत्पत्ति किस काल में हुई, आविर्भाव किस में स्टार्ट हुआ, तो सिल्यूरियन काल में स्टार्ट हो गया। समुद्रों में इस समय मछलियों की उत्पत्ति होना स्टार्ट हो गई, यानी कि यहाँ पर क्या होने लग गया, समुद्रों में मछलियों की उत्पत्ति होने लग गई सिल्यूरियन काल में। और ऋण वाले जो है जीवों का इससे काल कहलाने लग गया, क्योंकि इस समय जो समुद्र में मछलियां उत्पत्ति होने लगी उनके भी जो है ऋण की हड्डी बनने लगी, या फिर हम कहें कि जो ऋण वाले जो जीव हैं वो समुद्र में यहाँ पर उनकी उत्पत्ति होने लग गई थी, इसलिए इस काल को, सिल्यूरियन काल को, ऋण वाले जीवों का काल कहा जाने लगा। इसके बाद नेक्स्ट घटना हुई कि स्थल पर पहली बार पौधों का उद्भव इसी समय हुआ, यानी कि सबसे पहले, ठीक है, सिल्यूरियन काल ही वो तक काल था जब हमारे स्थल भाग पर, ठीक है, स्थल खंड या लिथोस्फीयर पर सबसे पहले जो है पौधों का उद्भव होना हुआ, पौधे जो है पेड़ पौधे उत्पत्ति उनकी होने लगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहा कि यह काल जो था व्यापक कैलोडीनियन पर्वतीय हलचलों का काल भी था। अब ये पर्वतीय हलचल क्या होती हैं कि अलग अलग कालों में जो कुछ भूगर्भिक हलचलें हुई हैं, प्लेटों के खिसकने की, या फिर हम कहें कि पर्वतीय पर्वतों के निर्माण से संबंधित हलचल हुए हैं, तो उनको हमने अलग अलग कालों के हिसाब से अलग अलग नाम दिया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि यह काल व्यापक कैलिडोनियन पर्वतीय हलचलों, ठीक है, जो ये कैलिडोनियन पर्वतीय है ये आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका वाले इलाके में। तो ये उस समय जो है कैलिडोनियन पर्वत विकसित हुआ था सिल्यूरियन काल में, ठीक है, उस समय जो है ये हलचलें स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट हम बात करें डिवोनियन काल की। अब डिवोनियन काल में क्या प्रमुख घटनाएं थी वह देखेंगे हम, कि जब कैलिडोनियन हलचल जो थी सिल्यूरियन काल की, इसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, ये घट गई, हलचल हो चुकी थी उस समय, और इसके बाद सभी महाद्वीपों पर, ठीक है, सभी कॉन्टिनेंटल जो थे उस पर ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं विकसित होने लगी। ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं का मतलब क्या होने लगा यहाँ पर, कि सभी महाद्वीपों पर जो है कुछ पर्वतों की उत्पत्ति होने लगी, जैसे कि जो पर्वत श्रृंखला है, रोकीज, एंडीज, या फिर हम कहें तो ये बहुत सारी जो अलग अलग जो श्रेणियां हैं, जो यूरोप की मुख्य रूप से यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं थी, वह इस काल में, ठीक है, डिवोनियन काल में यहाँ पर उनकी उत्पत्ति होने लगी। इसके बाद इसी काल में शार्क मछली का भी आविर्भाव हुआ। ठीक है, जो शार्क मछली थी उसकी उत्पत्ति डिवोनियन काल में ही स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, यानी शार्क मछली जो होती है वो काफी बड़ी होती है। ठीक है, मछलियों की उत्पत्ति तो पहले हो गई थी, परंतु जो शार्क मछली है उसकी उत्पत्ति इसी डिवोनियन काल में होना स्टार्ट हो गई थी, इसलिए इसे मत्स्य युग के रूप में भी जाना जाता है। अब इस काल में क्या हुआ कि काफी बड़े पैमाने पर, काफी बड़े जो है हम कहें पैमाने पर, तो यहाँ पर क्या होने लगा कि मछलियों की उत्पत्ति समुद्र में होने लगी, और इसकी वजह से क्या हो गया कि इस काल को हमने मत्स्य युग के नाम से भी पुकारना स्टार्ट कर दिया। इसी काल में उभयचर जो जीव हैं, ठीक है, उभयचर जीव का मतलब जो स्थल भाग पे भी रहते हैं और समुद्र भाग पे भी, ठीक है, जल भाग में भी, तो उनकी उत्पत्ति इस काल से स्टार्ट होने लगी। वो दोनों भागों पे रहना स्टार्ट हो गए, तथा फर्ण वनस्पति, ठीक है, जो कांटे वाली वनस्पति होती हैं उनकी भी उत्पत्ति यहाँ पर फर्ण वनस्पति की डिवोनियन काल में स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट था कार्बोनिक फेरस काल। कार्बोनिक फेरस काल में अलग अलग जो घटनाएं घटित हुई हैं उसको यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले है कि कैलोडियन जो हलचलें थी, ठीक है, जो पूर्वी अमेरिका में घटित हुई थी हलचलें, पर्वतीय हलचलें, उनका जो स्थान है उन्होंने किसने ले लिया, अब आर्मेनियन हलचलों ने ले लिया। यानी कि अब हलचल का नाम है कार्बोनिक फेरस काल में आर्मेनियन हलचल, जो किसी अलग अन्य भूभाग पर घटित होने लग गई थी। इसके बाद कि रेंगने वाले जीव का भी स्थल भाग पर आविर्भाव होना स्टार्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर जो पहले रेंगने वाले जीव समुद्र में उत्पत्ति हुई थी उनकी अब वह स्थल पर भी उत्पन्न होने लग गए, वह स्थल पर भी चलने लग गए। फिर इसके बाद है कि यह बड़े वृक्षों, ठीक है, ग्लोब्सोप्टेरिस जो है वनस्पति, इसका काल भी कहा जाने लगा। इस
जो कार्बोनिक फेरस काल था इसमें काफी बड़े बड़े जो पेड़ थे, जैसे कि ग्लोप्सोप्टेरिस जो वनस्पति है इसका उल्लेख किया गया है। तो ये काफी बड़े यानी कि लगभग ये 100 फीट जो है, ठीक है, 100 फीट जो है काफी बड़े जो है पेड़ हुआ करते थे, वृक्ष हुआ करते थे। इसकी वजह से इसको बड़े वृक्षों का काल भी हमने कहा है। इसके बाद कार्बोनिक फेरस काल में प्रमुख घटना थी कि भ्रंशों में, ठीक है, भ्रंश यानी कि दरार, ठीक है, और भ्रंशों में दरार में पेड़ों के दब जाने से गोंडवाना क्रम, ठीक है, गोंडवाना क्रम कौन सा, जो महाद्वीप का दक्षिण वाला इलाका था उसमें गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, ठीक है, जो हमारे भारत में पाई जाती हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, उसका निर्माण भी जो है कब हुआ था, तो कार्बोनिक फेरस काल में ही हुआ था। अब गोंडवाना क्रम की चट्टानों में हमें क्या मिलता है, तो प्रमुखतः जो कोयला होता है, कोयले की उत्पत्ति हमें गोंडवाना क्रम से ही जो है प्राप्त होती है, ठीक है। तो उसमें ज्यादातर जो है कोयले की उत्पत्ति होती है, और उसका निर्माण जो है किस काल में हुआ, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, तो कार्बोनिक फेरस काल में ही हुआ था। अब हम आगे देखेंगे कि नेक्स्ट जो था काल वो था पर्मियन काल, ठीक है। अब पर्मियन काल में क्या प्रमुख घटनाएं थी, यहां पर आप देखेंगे कि इस काल में जो हलचलें थी, ठीक है, वो कौन सी हलचलें हो गई, वेरिसन हलचलें हो गई, ठीक है। वेरिसन हलचल होने की वजह से भूगर्भिक जो स्थितियां थी उसमें यहाँ पर परिवर्तन आने लगा, जैसे कि मैंने आपको प्लेट विवर्तनिकी वाले सिद्धांत में बताया था। फिर इसके बाद फलस्वरूप जो वेरिसन हलचल थी, ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि यहाँ पर भ्रंशों के निर्माण यानी कि दरारों के पड़ने की वजह से ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है तथा वोसजेस जैसे जो भ्रंशोत्त पर्वत हैं यानी ब्लॉक माउंटेन्स हैं, उनका निर्माण जो है वेरिसन हलचल के होने की वजह से कहाँ पर हुआ, तो यूरोप वाले इलाके में। इस वजह से काफी बड़े बड़े जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं उनका निर्माण इसी वेरिसन हलचल की वजह से पर्मियन काल में उनका निर्माण हुआ है। इस समय स्थल पर जीवों व वनस्पतियों की अनेक प्रजातियों का भी विकास इस समय हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर प्रमुख जो है पर्मियन काल की घटना है वह क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण होना और स्थल भाग पर जीवों व वनस्पतियों की अनेक जो है डिफरेंट डिफरेंट जो प्रकार की प्रजातियां हैं उनका यहाँ पर निर्माण होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, उनका विकास भी होना स्टार्ट हो गया था। अब हम आगे बढ़ेंगे मध्यजीवी महाकल्प, ठीक है, महाकल्प को हम अलग अलग कालों में डिवाइड करके देखते हैं। मध्यजीवी महाकल्प को हम कहते हैं द्वितीयक युग, ठीक है, द्वितीयक युग की हम इसको बोलते हैं। अब मध्यजीवी महाकल्प को भी हम अनेक भागों में डिवाइड करके देखते हैं। इसके 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ट्रियासिक काल, दूसरा है जुरासिक काल और तीसरा है क्रिटेशियस काल। अब इन तीनों कालों की क्या क्या घटनाएं हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले जब हम ट्रियासिक काल की बात करें तो ट्रियासिक काल में स्थल पर बड़े बड़े रेंगने वाले जीव का विकास हुआ, ठीक है। स्थल पर क्या हुआ, जो रेंगने वाले जीव थे उनका जो आकार है वह काफी बड़ा बड़ा यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसलिए इसे रेंगने वाले जीवों का काल जो है इसको कहा गया, किसको, ट्रियासिक काल को। अब ट्रियासिक काल जो था वो आर्कियोप्टेरिस की उत्पत्ति का काल था, ठीक है। आर्कियोप्टेरिस जो है इसकी उत्पत्ति जो है इसी ट्रियासिक काल में हुई थी। ये काफी बड़ा जो है पक्षी था, ठीक है, और इसी काल में तीव्र गति से तैरने वाले लोबस्टर जो केकड़ा समूह का प्राणी था इसका उद्भव भी इसी समय हुआ, ठीक है। लोबस्टर क्या था, तो एक केकड़े समूह का जो प्राणी था जिसकी उत्पत्ति इसी समय जो है हुई थी, जो तीव्र गति से तैर सकता था। इसके बाद जो रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले उसमें भी स्तनधारियों की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। रेप्टाइल्स में भी जो स्तनधारी थे जीव उनकी यहाँ पर इस ट्रियासिक काल में उत्पत्ति स्टार्ट हो गई थी। अब हम आगे बात करेंगे जुरासिक काल की। जुरासिक काल की जो प्रमुख घटना है वह क्या है, जुरासिक काल में डायनासोर्स रेप्टाइल्स, ठीक है, जो अलग अलग डायनासोर्स हुए हैं उनकी उत्पत्ति जो है वह भी क्या इसी काल में हुई थी, जुरासिक काल में। अब डायनासोर्स जो होते हैं वह अलग अलग जो है स्थल भाग पर भी चलते हैं, तैरने वाले भी होते हैं, फिर उड़ने वाले भी होते हैं। तो इस जो है जुरासिक काल में सभी प्रकार के जलचर, स्थलचर, नभचर तीनों प्रकार के जो जीव होते हैं, ठीक है, या डायनासोर हुए हैं वह भी क्या हुए, इस काल में उनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद है कि जूरा पर्वत जो यूरोप में आपको मिलेगा उसकी उत्पत्ति भी जुरासिक काल में हुई है, तथा पुष्प युक्त जो वनस्पतियां यानी कि जिस पर फूल खिलते हैं उस प्रकार की वनस्पतियों का निर्माण भी जुरासिक काल में जो है स्टार्ट हो गया था। अब हम यहाँ पर क्रिटेशियस काल के बारे में बात करेंगे। क्रिटेशियस काल की जो प्रमुख घटनाएं हैं वह इस प्रकार हैं कि जो वनस्पतियां होती हैं
एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी। आवृत बीजी का मतलब जिसमें जो बीज होता है उसका आवरण वो चारों ओर से घिरा हुआ होता है। जो एंजियोस्पर्म जो पौधे होते हैं इनका विकास इसी कालक्रम की घटना है। क्रिटेशियस काल में ही सबसे पहले आवृत बीजी पौधों का निर्माण होना स्टार्ट हो गया था। इसके बाद बड़े बड़े कछुओं का जो उद्भव है, ठीक है, बड़े बड़े जो कछुए होते हैं उसका भी यहाँ पर उद्भव होना स्टार्ट हो गया था क्रिटेशियस काल में। इसके बाद मैग्नेलिया व पोपनार, ठीक है, ये दो अलग अलग प्रकार के जो है शीतोष्ण पतझड़ प्रकार के वन है। इनके जो वृक्ष हैं वह भी इसी क्रिटेशियस काल की घटना है। इसमें जो है ये पतझड़ वाले जो वन है वह इसमें उनकी उत्पत्ति होने लग गई थी, विकसित वो होने लग गए थे। अब क्रिटेशियस काल की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसमें रॉकी व एंडीज जो है पर्वत, ठीक है, पर्वत जो श्रृंखला है पूरी, जो उत्तरी अमेरिका की रॉकी पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है, उसकी जो उत्पत्ति है वह भी इसी काल में आरंभ हुई थी। ठीक है, किस काल में? क्रिटेशियस काल में। इसके बाद प्रमुख है फैक्ट यहाँ पर कि भारत के पठारी भाग में, ठीक है, जो पठारी वाला दक्कन वाला इलाका है हमारा प्रायद्वीपीय पठार का, उसमें क्रिटेशियस काल में ही ज्वालामुखी लावा का दरारी उद्भव हुआ था। यानी कि हमारे जो प्रायद्वीपीय पठार में जब ज्वालामुखी जो है क्रिया की घटना हुई तो उसका जो लावा निकल के आया था हमारे भारत के दक्षिण वाले इलाके में, जो लावा पूरा फैल गया था जिसे हम आज दक्कन ट्रेप कहते हैं। ठीक है, तो वह दक्कन ट्रेप की जो घटना थी वह भी किस काल में हुई थी? तो क्रिटेशियस काल में ही उसकी घटना हुई थी। अब हम नेक्स्ट जब यहाँ पर बात करेंगे नवजीवी महाकल्प की, ठीक है, नवजीवी महाकल्प को हम कहते हैं तृतीयक युग, ठीक है, तृतीयक युग। और तृतीयक युग के अलावा इसको हम कहते हैं टर्शियरी युग, ठीक है, टर्शरी युग, ठीक है। टर्शरी युग में जो प्रमुख घटना थी नवजीवी महाकल्प की, इसमें मुख्यतः जो बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएं थी जैसे कि आल्प्स हो गया यूरोप का, फिर हमारा हिमालय हो गया, फिर अल्पेशियन, इस प्रकार के जो अलग अलग पर्वत हैं, ठीक है, जो बहुत फेमस है, वो इसी नवजीवी महाकल्प जो टर्शियर युग हम कहते हैं इसमें यहाँ पर घटित हुई घटना है। इसमें भी हम जब नवजीवी महाकल्प को अलग अलग भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं तो इसको हम 5 भागों में डिवाइड करके देखते हैं। फर्स्ट है पैलियोसिन काल, सेकंड इयोसिन काल, तीसरा ओलिगोसिन काल, चौथा मायोसिन काल और फिफ्थ है प्लायोसिन काल। अब इस कालों की जो प्रमुख प्रमुख घटना है वह क्या है हम देखेंगे। सबसे पहले जब हम पैलियोसिन काल की बात करें तो पैलियोसिन काल में जो घटनाएं थी, इस काल में जो हलचल हुई थी उसको बोला गया है लेरामाइट हलचल। इसके फलस्वरूप जो उत्तरी अमेरिका है उसमें रॉकी पर्वतमाला का निर्माण हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखला है उसका निर्माण टर्शियर युग में ही हुआ है। ठीक है, इसके बाद स्थल पर स्तनपाइयों का जो जीव है, स्तनपाई जो जीव होते हैं उनका निर्माण स्थल पर पैलियोसिन काल में होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद सर्वप्रथम जो स्तनपाई जो जीव थे वह पूछहीन बंदर थे। इनका भी आविर्भाव जो है कब हुआ था? तो पैलियोसिन काल में ही स्टार्ट हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट है इयोसिन काल। इयोसिन काल की जो घटनाएं हैं उसमें प्रमुख है कि भूतल पर, ठीक है, भूतल पर विभिन्न जो दरारें हुई भ्रंश के माध्यम से ज्वालामुखी का उद्गार पृथ्वी पर होने लगा और स्थल पर रेंगने वाले जो जीव हैं वो प्राय विलुप्त हो गए इस इयोसिन काल में। इसी काल में हाथी, घोड़ा, रेनोसेरस जो गेंडा होता है, उसके बाद सुअर के जो पूर्वज हुए, ये सभी जो है इनके पूर्वज इसी काल में इयोसिन काल में उनका आविर्भाव हुआ, उत्पत्ति उनकी हुई। इसके बाद ओलिगोसिन काल की बात करें, ओलिगोसिन काल में क्या क्या घटना हुई? तो इस काल में अल्पाइन पर्वतीकरण प्रारंभ हो गया था। ठीक है, अल्पाइन पर्वतीकरण यानी कि हम, तो ओलिगोसिन जो घटना थी, इस ओलिगोसिन काल के बाद अल्पाइन पर्वतीकरण की जो घटना हुई इसके बाद इसी काल में बिल्ली, कुत्ता, भालू, इनकी आदि की उत्पत्ति होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, और इसी काल में पूंछहीन बंदर का आविर्भाव हुआ जिसे मानव का पूर्वज हम कह सकते हैं। वृहद हिमालय की उत्पत्ति का जो प्रमुख काल था वह भी ओलिगोसिन काल ही था। इसी समय हमारे जो ट्रांस हिमालय थे उसकी घटना स्टार्ट हो गई थी। अब हम आगे देखेंगे मायोसिन काल के बारे में। मायोसिन काल जो था इसमें जो प्रमुख घटनाएं थी वह थी कि इस काल में अल्पाइन पर्वत जो निर्माणकारी वाली जो गतिविधियां थी, जो यूरोप में पड़ता है ये पर्वत, इसके बाद संपूर्ण यूरोप एवं एशिया में वलनों का निर्माण हुआ। वलन यानी कि जो मोड़ होते हैं, ठीक है,
जो गठाने पड़ जाती हैं चट्टानों में भी, तो वो वलन जो होते हैं उनका विकास जो है यूरोप और एशिया में भी इसी मायोसिन काल में हुआ था। बड़े आकार के 60 फीट शार्क मछली और प्रोकांसल पूंछहीन बंदर, जल पक्षी और हंस बंदर, बतख और पेंगुइन आदि जो है इसी समय जो है उनकी उत्पत्ति हुई थी। हाथी का जो विकास है वह भी इस मायोसिन काल में ही हुआ था। और मध्य या लघु हिमालय की जो उत्पत्ति का मुख्य काल था वह भी क्या था, मायोसिन काल ही था। अब हम आगे देखेंगे प्लायोसिन काल की जो घटनाएं हैं उसमें प्रमुख रहा है कि समुद्रों के निरंतर अवसादीकरण से, यानी कि समुद्र में अवसाद के जमने से यूरोप हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, उत्तरी भारत हो गया, सिंध एवं उत्तरी अमेरिका में विस्तृत मैदानों का विकास इस समय हुआ था। अब इसी समय बड़े स्तनपायी जो प्राणियों की संख्या में भी इस समय कमी आने लग गई। और आधुनिक जो स्तनपायी थे, जो आज के हम देखेंगे स्तनपायी जो अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं स्तनधारी, उनका जो आविर्भाव है वो इसी प्लायोसिन काल में हुआ था। इसी प्लायोसिन काल में शिवालिक जो है इसकी उत्पत्ति भी प्लायोसिन की घटना ही है। अब इसी जब हमारे प्लायोसिन काल में जब भारत में हिमालय पर्वत के जो चौथी श्रृंखला है शिवालिक, इस समय इसकी उत्पत्ति हो रही होती है, तो जो 33 भूसन्नति थी, ठीक है, हिमालय के बीच में, ठीक है, जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो जो 33 भूसन्नति थी वह कहाँ चली गई, तो वह अवसाद की वजह से, जमा होने की वजह से जो 33 सागर था 33 भूसन्निधि में जो है वह अवसाद के बार बार जमा होने की वजह से वहां पर इस प्रकार के जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है वह इस प्लायोसिन काल में उसकी निर्माण हुआ था। और 33 भूसन्निधि जो थी, ठीक है, जो 33 सागर था वह इस समय समाप्त हो गया था। इसके बाद है नूतन महाकल्प की बात करें। नूतन महाकल्प को हम चतुर्थक युग भी कहते हैं, ठीक है, इसको कौन सा युग कहा जाता है, चतुर्थक युग भी कहते हैं। नूतन महाकल्प को हम दो भागों में डिवाइड करके देखते हैं। एक हो गया प्लेस्टोसिन काल और दूसरा हो गया होलोसीन या अभिनव काल। अब प्लेस्टोसिन काल में की क्या प्रमुख घटनाएं हैं, सबसे पहले हम प्लेस्टोसिन काल की बात करें तो धीरे धीरे हम अब वर्तमान युग की कंडीशन में आ रहे हैं। प्लेस्टोसिन काल की जो घटनाएं थी वह इस प्रकार है कि इस युग में तापमान का स्तर नीचे आ गया। जब हमारी पृथ्वी काफ़ी जो है उसे समय हो गया है, अलग अलग कालों से गुजरते हुए अलग अलग टाइम जो है काफ़ी हो चुका है, तो जो पृथ्वी थी वह काफ़ी जो है ठंडी होने लगी। तो ठंडे होने की वजह से यहाँ पर पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वह क्या हो गया, काफ़ी निम्न स्तर तक वह चला गया, जिसके कारण यूरोप में, ठीक है, क्रमशः 4 युग देखे, यानी कि इसी टेम्परेचर के कम होने की वजह से यूरोप में 4 हिम युग, ठीक है, ग्लेशियर्स के जो है अलग अलग 4 युग वहां पर देखने को मिले। इन 4 युग इस प्रकार थे कि एक था युग गुंज, दूसरा था मिंडेल और तीसरा था रीस और चौथा था वुर्म। ये अलग अलग 4 युग जो है यूरोप में देखे गए थे। विभिन्न जो हिमकाल थे इनके बीच में अंतर हिमकाल देखे गए, यानी इन्हीं दो कालों के बीच, जैसे कि मिंडेल और रीस के बीच जो है अंतर हिमकाल की यहाँ पर देखे गए, उनके बीच में भी कुछ ग्लेशियर्स जो एज हैं वह भी देखे गए थे। मिंडेल मिनहेल व रीस, ठीक है, मिनहेल व रीस के बीच जो है अंतरिम काल का जो सर्वाधिक लंबी अवधि का था, यानी कि जो मिनहेल और रीस जो हिम युग था इसमें जो अंतरिम काल था, यानी कि इसके बीच में जो ग्लेशियर एज था वह सबसे लंबी अवधि का रहा था। पृथ्वी पर उड़ने वाले जो पक्षियों का आविर्भाव, ठीक है, यानी उड़ने वाले जो पक्षी थे उनका उत्पत्ति भी प्लेस्टोसिन काल में ही माना जाता है। यानी कि हम यह मानते हैं कि पक्षी जो उड़ने वाले थे बड़े बड़े, वह उनका निर्माण भी किस समय हुआ, तो प्लेस्टोसिन काल में ही हुआ था। मानव तथा अन्य स्तनपायी जो जीव थे वर्तमान स्वरूप में इसी काल में विकसित हुए। जो हम आज देखते हैं वर्तमान स्वरूप में मानव या अन्य स्तनधारी जो जीव हैं, वह आज के वर्तमान स्वरूप में हम देखें तो जो प्लीस्टोसिन काल से ही यहाँ पर इनका डेवलपमेंट होने लग गया था। वो मानव या अन्य स्तनधारी जो जीव थे वह इस प्लीस्टोसिन काल की उत्पत्ति उनमें होने लग गई थी। अब नेक्स्ट जब हम होलोसिन अभिनव काल जो था हमारा लास्ट पीरियड, ठीक है, जो कल्पों का लास्ट पीरियड है होलोसिन अभिनव काल, इसकी बात करें तो इसमें जो प्रमुख घटनाएं थी वह थी कि टेम्परेचर में वृद्धि के कारण, अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पर इस काल में टेम्परेचर में वृद्धि हुई, टेम्परेचर बढ़ा। और प्लेस्टोसिन काल की जो हिम युग थे, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे हिमयुग हुए हैं अलग अलग जो है एरिया में, जैसे उत्तरी अमेरिका में भी काफी हिमयुग देखे गए थे। इसी प्रकार युग जो यूरोप में मैंने 4 आपको युग बताए, तो जो हिमयुग थे उनकी समाप्ति किसकी वजह से हो गई, होलोसिन काल में, तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से हो गई।
और विश्व की जो वर्तमान दशा थी, यानी आज हम जो जो वर्ल्ड देखते हैं, वह उसकी जो दशा है वह होलोसीन अभिनव काल से स्टार्ट हो गई और इसमें हमें प्राप्त होने लग गई। इसी समय जो सागरी जीव हैं, ठीक है, उनकी वर्तमान अवस्था को वह प्राप्त हो गए। यानी कि जो आज हम सागर में बहुत सारे जीव अलग अलग प्रजातियों के देखते हैं, स्थल भाग पर देखते हैं, या फिर कॉन्टिनेंटल्स की अवस्था देखते हैं, तो वो सभी जो जीवों, वनस्पतियों इत्यादि जितने भी हम बात करें स्तनधारी जीवों की, तो जितने भी प्रकार के आज हम देख पाते हैं वर्ल्ड में स्थिति, वो सभी जो है होलोसीन या अभिनव काल की लास्ट जो है घटना मानी जाती हैं। ये थी भूवैज्ञानिक समय सारणी के बारे में। तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर जो भूवैज्ञानिक साक्ष्य हैं, इसके आधार पर हमने पूरी पृथ्वी के जो है इतिहास को, ठीक है, भूगर्भिक इतिहास को अलग अलग टाइम पीरियडों के बारे में डिवाइड करके देखा है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो यहाँ पर हमारे जो है आज का टॉपिक जो था वह समाप्त होता है, और मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देते हुए जो है आप सभी से अलविदा कहता हूँ। अगर आपको मेरी जो है क्लास पसंद आई हो तो लाइक और प्रतिक्रिया जो है देकर जरूर बताइएगा, और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारी psc.com साइट को विजिट कर सकते हैं।